हेलो क्लास। अब हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर, जिसमें आपका जो सेकंड पार्ट चल रहा था उसमें आपकी कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी में से एक बीमारी है एंथ्रेक्स या बिसज्वर, जिसे एंथ्रेक्स भी कहते हैं। एंथ्रेक्स या बिसज्वर क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इसे अंग्रेजी में जो है स्प्लेनिक फीवर या बूल सॉटर रोग भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? स्प्लेनिक फीवर या बूल सॉल्टर्स डिजीज़ के कहते हैं। हिंदी में गिल्टी रोग, गोली, जहरी बुखार, बेसहरी भी कहते हैं। ये इसके उपनाम हैं आपके। इसके उपनाम कौन कौन से हैं आपका? तभी मैंने आपको बताया इसके उपनाम है आपका गिल्टी रोग, गोली, जहरी बुखार, है ना। ये जहरी बुखार भी इसी को कहते हैं, ये जहरी बुखार। अब ये गिल्टी रोग और जहरी बुखार क्या है, इस चीज़ को आपको समझना है। यह रोग गायों, भेड़ों, घोड़ों, भैंसों और सुअर को मुख्य रूप से कभी कभी यह अन्य पालतू पशुओं में जैसे ऊंट, कुत्तों में भी हो जाता है। कौन सा? एंथ्रेक्स। मुर्गियां इस रोग के प्रति रोग निरोधी होती हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण अविश्रक्ता तथा तथा तुरंत मृत्यु के साथ प्राकृतिक छिद्रों से कोलतारी रक्त का स्राव होता है। इसमें तिल्ली अत्यधिक सूज जाती है। एंथ्रेक्स रोग जो है यह पूरे विश्व में पाया जाता है। भारत में यह रोग स्पोरेडिक्स रूप में पाया जाता है। यह रोग मुख्यतः गर्म तथा नम स्थानों में अधिक रूप से पाया जाता है। जहाँ के स्थान गर्म तथा नम होते हैं वहाँ पर मुख्य रूप से यह रोग पाया जाता है। यह एक जूनोटिक रोग है। कौन सा रोग है? जूनोटिक। यह एक जूनोटिक रोग है, मनुष्यों में भी हो सकता है। इस रोग के स्पोर्स का श्वास के साथ अंदर जाने से निमोनिक रोग होता है, जिसे बूल सॉल्टर रोग भी कहते हैं। रोग का कारण क्या है, इसको समझते हैं कि रोग का कारण क्या है ना। तो रोग का कारण क्या, रोग का कारण है, समझिए आप। यह बीमारी बैसिलस एंथ्रेस नामक जीवाणु से फैलती है। यह जीवाणु छड़ के आकार का बड़ा तथा स्पोर निमात्री ग्राम पॉजिटिव प्रकार का अचल होता है। ये रोगाणु रोगी पशु के शरीर में कैप्सूल के रूप में रहते हैं तथा हवा के आने पर इनमें स्पोर प्रस्फुटन हो जाता है। ये स्पोर उच्च तापमान, प्रकाश तथा संक्रमण रोधक घोल के प्रतिनिधित्व क्षमता वाले होते हैं। ये स्पोर कई वर्षों तक जीवित रहते हैं तथा संक्रमण करते रहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? लक्षण, इसके लक्षण समझते हैं। क्या लक्षण है इसके? तो अति तीव्र संक्रमण की उपस्थिति में पशु कुछ ही मिनट में जमीन पर गिर जाता है तथा मुंह से झाग फेंकता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। नाक, मुंह, अन्य प्राकृतिक छिद्रों से रक्त से सने पदार्थ बाहर आते हैं। रक्त का रंग कोलतार रंग का काला होता है। रक्त स्राव होने के पश्चात रक्त जमता नहीं है। कम तीव्र संक्रमित की स्थिति में इस बीमारी के लक्षण प्रकट होने के पश्चात पशु की मृत्यु हो जाती है। बीमारी के संक्रमण के साथ बुखार आता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पशु सुस्त तथा निराश दिखने लगता है। पशु को सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है। सांस तेजी से चलने लगती है। म्यूकस झिल्ली पर छोटे छोटे रक्त स्राव दिखते हैं। पशु को डायरिया हो जाता है। दस्त के साथ अधिक मात्रा में रक्त निकलता है। पशु दूध देना कम कर देता है तथा दूध के साथ रक्त भी आता है। कभी कभी दूध पीला दिखाई देता है। गर्भ वाले पशु में गर्भपात हो जाता है। रोग की पहचान, क्या रोग की पहचान है? रोग की पहचान, पशु के कान या पैर के ऊपरी नस से रक्त निकलने,
पशु के कान या पैर किसी ऊपरी नस से रक्त निकलकर उसे लाफ्लर मैथिलीन ब्लू स्टेन से परीक्षण करते हैं। वर्गाकार कट सिरे वाले एक या दो तीन श्रृंखला वाले जीवाणु दिखते हैं। परीक्षण करते समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि पशु का रक्त कोई ऊतक हवा के संपर्क में ना आए, अन्यथा ये विषाणु तीव्र गति से स्पोर्स बनाते हैं जो संक्रमण के स्रोत हैं। मृत पशु के शल्य परीक्षण के बाद पाया जाता है कि उसकी लिम्फ ग्रंथियां तथा झिल्ली में काफी सूजन होती है। रोग का उपचार, ट्रीटमेंट, क्या उपचार है उसका? कम तीव्र संक्रमण की स्थिति में पशु को एंटीबायोटिक तथा एंटी एंथ्रेक्स सिरप देना चाहिए। रोग की आशंका पर तुरंत उपचार शुरू करना चाहिए। पशु को उच्च डोज में पेनिसिलियम एवं टेट्रासाइक्लिन देना चाहिए। बचाव एवं नियंत्रण, क्या उसके बचाव हैं? बचाव एवं नियंत्रण, बचाव एवं नियंत्रण देखते हैं। बैसिलस एंथ्रेक्स के रोग विहीन बिना कैप्सूल वाले जीवाणुओं के जीवित स्पोर से तैयार वैक्सीन इस बीमारी के लिए काफ़ी कारगर टीका हुआ है। यह सभी पशुओं में प्रभावित होता है। पशुओं को महामारी वाले क्षेत्रों से प्रतिवर्ष यह टीका लगाना चाहिए। जहां पर यह महामारी होती है वहां पर पशुओं को हर वर्ष यह टीका लगाना चाहिए। इस बीमारी के बचाव का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है स्वस्थ रक्षा का ध्यान रखना। पशु की मृत्यु के बाद उसे तुरंत गड्ढा खोदकर जमीन में चूने के साथ गाड़ देना। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पशु का कोई भी अंग, ऊतक या रक्त से सना अवशेष हवा के संपर्क में ना आए। इस बात का हमें इस बीमारी में ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद अगली बीमारी है थनैला रोग। अगली बीमारी है थनैला रोग। मैस्टिटिस। इस रोग को स्तनशोथ, अयन का शीत आदि नामों से भी जाना जाता है। अयन का काफी सूजना, दूध के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण होते हैं। अयन सूजना और दूध के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन आने लगता है। इन परिवर्तनों में मुख्य है दूध का रंग गायब होना, दुग्ध में थक्का जमना तथा इसमें अधिक संख्या में ल्यूकोसाइट का पाया जाना। यह बीमारी पूरे विश्व में पाई जाती है। यह डेयरी उद्योगों में सर्वाधिक आर्थिक क्षति के लिए उत्तरदायी है। गाय का दूध 15 से 20% तक घट जाता है। यह बीमारी समान रूप से गायों, भैंसों और बकरियों आदि में होती है। दूध में जीवाणु की उपस्थिति के कारण यह खाने पीने के लिए अनुपयुक्त होती है तथा ऐसे दूध के कारण मानव में भी गले का शोथ, अतिसार आदि रोग फैलते हैं। रोग का कारण, क्या रोग का कारण है? रोग का कारण, यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस एवं कॉरिनेबैक्टीरियम समूह के विभिन्न जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोकोकस और एगेलेक्टी, स्ट्रेडिस गैलेक्टी तथा कॉरिनेबैक्टीरियम
पायोजेंस के कारण होता है। गायों में स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस द्वारा भी यह रोग भारी मात्रा में फैलता है। रोग का संचरण, रोग का संचरण क्या है? ट्रांसमिशन। यह एक छूत वाली बीमारी है जो पशु के थनों में चोट लगने, रगड़ लगने अथवा अन्य घावों के कारण फैलती है। यह बीमारी दुग्ध दोहन की गलत विधियां अपनाने के कारण जीवाणुओं के थन में प्रवेश करने के कारण फैलती है। दुग्ध दोहने की मशीन तथा ग्वालों के गंदे हाथ भी इस रोग के संचरण में सहायक होते हैं। लक्षण, क्या इनके लक्षण हैं? यह रोग मुख्यतः थन से संबंधित होता है तथा तीव्र, कम तीव्र एवं दीर्घकालीन प्रकार का होता है। तीव्र थनैला जो अत्यधिक तीव्र होता है। तीव्र थनैला किसे कहते हैं? इसमें शरीर का तापमान बढ़ता है, पशु में बेचैनी होती है, थन में गर्म लाल सूजन होती है, आयन ठंडा तथा कड़ा हो जाता है, थन में दूध का बहाव एकाएक बंद हो जाता है, थनों से निकलना दूध शुरू में पीला बाद में लाल रंग का होता है। दूध न देने वाले पशुओं में, सूखे पशुओं में यह रोग कोरिन बैक्टीरियम पायोजेंस के कारण होता है। इसे ग्रीष्म थनैला के नाम से जाना जाता है। कम तीव्र थनैला क्या होता है? कम तीव्र थनैला, इस रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं परंतु वे सभी लक्षण दिखाई देते हैं जो तीव्र थनैला में होते हैं। आयन से निकले दूध में एपिथीलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। दीर्घकालीन थनैला, यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी द्वारा होता है। इसमें रोग के संक्रमण होने के काफ़ी दिनों बाद इसके लक्षण नजर आते हैं। इसमें मुख्य रूप से आयन सूज जाता है तथा दबने पर यह कड़ा परंतु दर्द रहित होता है। थनों से निकलने वाला दूध पतला व छिछड़ा होता है। रोग की पहचान, क्या रोग की पहचान है? रोग की पहचान, इस बीमारी के लक्षण अन्य बीमारियों से एकदम अलग हैं अतः लक्षण अनुसार बीमारी की पहचान हो जाती है। इस बीमारी का परीक्षण दो प्रकार से किया जाता है, बिना माइक्रोस्कोप की मदद से परीक्षण और दूसरा माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। आयन एवं थन का परीक्षण कैसे होता है? यह परीक्षण दीर्घकालीन रोग की स्थिति में किया जाता है। आयन को थपथपाने पर, दूध के लिए दबाने पर निम्न प्रकार से महसूस किया जाता है, जैसे आयन का कड़ा होना अथवा फूला होना, थनों का आकार छोटा बड़ा होना या थन से निकलने वाला दूध पनेला होना। स्ट्रेप कप जांच, इसके लिए एक टीन का कप आकार का बर्तन प्रयोग में लिया जाता है। यह 500 मिलीलीटर माप का होता है, लगभग 3 सेंटीमीटर गहरा होता है। इसके ऊपर एक ढक्कन होता है। इस कप के बीचों बीच एक महीन 2.5 सेंटीमीटर से में 100 खाने तार की जाली होती है। दूध दोहने के समय प्रत्येक थन से शुरू की चार धारियां स्ट्रेप कप जाली पर डाली जाती हैं। इस चलनी पर दूध में उपस्थित फुटक अथवा थक्के देखे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट था इसका अम्लीता परीक्षण। अम्लीता परीक्षण से इसको कैसे पहचानते हैं? स्वस्थ पशु के दूध का पीएच 6.6 से लेकर 6.8 तक होता है, जबकि थनैला रोग से ग्रसित पशु का दूध का पीएच 7.4 तक होता है, अतः दूध क्षारीय हो जाता है। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। प्रयोगशालाओं में दूध के न्यादर्श का कोशिकाओं, जीवाणुओं तथा दूध में हुए रासायनिक परिवर्तन तथा जीवाणुओं में संवेदनशीलता के लिए परीक्षण किए जाते हैं।
इसके अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं, जैसे लेप परीक्षण। लेप परीक्षण क्या है? इस विधि में अपकेंद्रीय नाली इस विधि में अपकेंद्रीय लेप परीक्षण में इस विधि में अपकेंद्रीय नली में आधा दूध न्यायादर्श भरकर उसे अपकेंद्रीय मशीन पर घुमाते हैं, जिससे नली की तह में कोशिकाएं बैठ जाती हैं। ऊपर वाले द्रव्य को उड़ेल देते हैं तथा नली की तह वाले कोशिकीय भाग से कुछ बूंदें लेकर कांच की स्लाइड पर उसकी लेप लगाते हैं। माइक्रोस्कोप से इस लेप को देखने पर दूध में उपस्थित जीवाणु कोशिकाएं तथा एपिथीलियम कोशिकाएं दिखाई पड़ती हैं। जीवाणु परीक्षण। इस विधि में स्वच्छ जीवाणु रहित कांच की छोटी छोटी संवर्धन नलियां लेते हैं। इन नलियों में दुग्ध न्यायादर्श रखते हैं तथा इसे इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए रखते हैं। इसके बाद इसके कुछ बूंदें निकालकर कांच की स्लाइड पर लेप तैयार करते हैं तथा माइक्रोस्कोप की सहायता से अवलोकन करते हैं। इससे दूध में उपस्थित जीवाणुओं की संख्या, इनकी संरचना तथा पहचान की जा सकती है। संवर्धन परीक्षण क्या है? दूध को अपकेंद्रीय नली में रखकर अपकेंद्रण किया जाता है तथा दूध स्थिर होने के पश्चात नली की तह से दूध की कुछ बूंदें निकालकर उसे पेंडी डिश में पहले से रखे जमे हुए संवर्धन माध्यम पर इनोकुलेट कर दिया जाता है। फिर पेड्रिस को 24 घंटे तक इंक्यूबेट करने के पश्चात इससे उत्पन्न जीवाणु कॉलोनी से कुछ कोशिकाएं निकलकर इसका अध्ययन माइक्रोस्कोप की सहायता से किया जाता है। इस विधि द्वारा जीवाणुओं की संवेदनशीलता परीक्षण किया जाता है। इससे इस बीमारी के उपचार के लिए समुचित एंटीबायोटिक संतुलित किए जा सकते हैं। अगला है रोग का उपचार। रोग का क्या उपचार करना चाहिए, है ना? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? यह रोग का उपचार उस दौरान शुरू करना चाहिए जब पशु सूखे हों। स्टेफाइलोकोकस में संक्रमण के बाद हुए रोग का इलाज संतोषप्रद नहीं होता, बल्कि स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण का संतोषप्रद इलाज संभव है। इस बीमारी का उपचार निम्न तरीके से किया जाता है। नंबर 1, रोगग्रस्त फूले हुए अयन को एंटीसेप्टिक के गर्म घोल में डुबोना से जल्दी आराम मिलता है। इसमें आयोडोफोर का घोल, हाइपोक्लोराइट का घोल का प्रयोग करना चाहिए। अयन धोने के पश्चात उस पर आयोडीन मलहम, सुमेग या बोरिक अम्ल मलहम लगाना चाहिए। एंटीबायोटिक तथा सल्फाड्रग्स का संयोजन देने से इस बीमारी से छुटकारा पाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पन्न थनैला पेनिसिलिन देना प्रभावी होता है। पेनिसिलिन के 1,00,000 इकाई द्वारा थनों का इन्फ्यूजन उपचार लगातार 5 दिन तक प्रतिदिन शाम को धोने के बाद करने से इस बीमारी से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। एंटीबायोटिक के साथ कोर्टिसोन इंजेक्ट देने से सूजन कम हो जाती है। यदि थनैला रोग स्टेफाइलोकोकस द्वारा हुआ है तो संयोजक एंटीबायोटिक दिया जाता है। इस स्थिति में नार्वोबायोसिन या टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलियम नाइट्रोफ्यूरॉन के साथ संयोजन में देना चाहिए। पेनिसिलिन ट्राइलोसिन संयोजक भी प्रभावी होता है। एंटीबायोटिक का प्रयोग सामान्यतः औषधि संवेदनशीलता परीक्षण के बाद ही करना चाहिए। इसके अलावा ई कोलाई तथा क्लोस्ट्रीडियम
पायोजेम द्वारा संक्रमण की स्थिति में भी उत्पन्न एंटीबायोटिक कारगर होता है। क्या इसके बचाव हैं और क्या नियंत्रण हैं? तो बचाव एवं नियंत्रण। बचाव ही रोग को रोकने का सबसे कारगर उपाय है। यह रोग चूंकि दुग्ध दोहने से संबंधित कुप्रबंध से जुड़ा हुआ है, अतः सामान्य स्वास्थ्य की विधियां जैसे दुग्ध दोहन की उपर्युक्त विधि अपनाना, दूध दोहने की मशीन, बर्तनों में समुचित सफाई रखना, अयन की स्वच्छता पर ध्यान देना, पशुशाला की सफाई पर ध्यान देना आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त ग्वालों के हाथों तथा कपड़ों का भी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। थन अथवा अयन पर लगी हुई चोटों को शीघ्र से शीघ्र उपचार करना चाहिए। रोग की आशंका पर सभी पशुओं के दुग्ध का परीक्षण करना चाहिए। रोगी पशुओं को अन्य से अलग रखना चाहिए तथा इनका दूध भी बाद में दोहना चाहिए। इस रोग में कोई टीका या वैक्सीन का प्रयोग नहीं होता है। स्वस्थ रक्षा की विधियां का प्रयोग तथा कारगर उपचार ही इस रोग से बचने का सर्वोत्तम सस्ता उपाय है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब हम इसके बाद अगला चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आप लोग अच्छे से समझ के लिख के लाइएगा और चेक कराइएगा। थैंक यू क्लास।